नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी की नाव सड़कों पर उतरेगी, जो पार्टी के विजन को लोगों तक पहुंचाएगी। वीआईपी गवर्नमेंट के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने बताया कि नाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और महागठबंधन के विजन को प्रचारित करेगी। गठबंधन पूरे बिहार में खास करके युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब बुजुर्ग के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लगातार लगे हैं। जो मोदी जी ने 2014 में खास करके लोगों को, युवा को उन्होंने संबोधित किया था और युवा में काफी जोश आया, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी में जोश आया कि एक पिछड़ा समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। और उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान की आय जो है दुगुनी करेंगे। और कई तरह को उन्होंने जितना उनको बोलना था उन्होंने बोला और देश के जनता ने उन पर भरोसा किया। और 2014 में उनको सरकार में लाए, 2019 में सरकार में उनको लाए, 2024 में सरकार को लाए बीजेपी को और मोदी जी को। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से हमारे देश का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। जब मोदी जी आए तो उस समय में हमारे देश में डॉलर जो था 60 का नीचे था और आज डॉलर देखिए कि 90 के आसपास पहुंच चुका है। आज देखिए कि विदेश नीति हमारे एक भी हमारे देश से बगल पड़ोसी देश से हमारा अच्छे संबंध नहीं है। तो वो सारे चीजें जो विदेश नीति है वो उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है। तो युवा को रोजगार देने में फेलियर है। सिर्फ अभी ये सिर्फ वोट लेने के लिए देश के संसाधन, पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे वो देश का बात हो या राज्य में हो, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 5 किलो चावल दे के देश के गरीब को मजबूर कर दिए हैं। आज हमारे देश में बताइए कि अगर देश का विकास अगर 5 किलो चावल है तो हम कितना गरीब हो चुके हैं। इस देश में ऐसा अकाल का संकट कभी नहीं पड़ा था। हम सुने हैं, बुजुर्ग से सुने हैं कि 1971 के समय में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब लड़ाई हो रहा था उस समय में देश में अकाल पड़ा था, जो खाने के लिए लोग मोहताज था और उस समय में सरकार के तरफ से मदद मिलता था इस तरीके से। आज बताइए कि आज 21वीं सदी में देश दुनिया इतना विकसित हो गया, ऐसे समय में 5 किलो चावल में अगर लोग उतर गए और देश का 80 करोड़, 1-2 लोग नहीं 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो चावल का अगर इंतजार करता महीने भर का, तो आप समझिए कि हम कितना पीछे चले गए, कितना कमजोर हो गए। और ये 5 किलो चावल देकर और देश के लोगों से वोट लेने का काम करते। आज गरीब के लिए क्या चाहिए? उनके बच्चे के पढ़ने के लिए उनके लिए स्कूल का व्यवस्था करना चाहिए। आज गरीब के बच्चे बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन वो पैसा बांट के कर रहे हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में महिला को उत्थान करने के लिए उनके पास प्लान नहीं आया। आज जब अंतिम समय आ गया, जब उनके स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस समय में वो सरकार सही से चला नहीं पा रहे, तो अभी वो कह रहे हैं कि हम देश, हमारे माता बहन को हम उद्योगपति बनाएंगे, रोजगार देंगे, रुपया देंगे। आप बताइए, कोई भी तरीका से बाहर जाके 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। आप बताइए, दे रहे अच्छी बात है, हमारे गांव में गरीब लोगों को मदद हो रहा है। ये पैसा राज्य का खजाना का है, हर एक नागरिक का इस पैसे का अधिकार है। लेकिन ये पैसे के लिए सही से निर्णय लेकर माता बहन युवा सबके लिए सोचकर उनके जीवन में कैसे खुशहाल आए उसके लिए सोचना चाहिए, ना ही कि चुनावी एजेंडा को देखते हुए। वो भी हम लोगों ने महागठबंधन में निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने कहा कि माँ बहन मान योजना हम लोग देंगे, हर माता को 2500 रुपया आर्थिक मदद करेंगे, इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुका है और उनके चूल्हा पे कभी है ना रोटी सब्जी नहीं बन पाता है। तो इसके लिए 2500 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया। अब वो सत्ता में उनको तो काम करना चाहिए, उनको तो 2500 रुपया देना चाहिए। हमने बोला बहुत ऐसे योजना तो उन्होंने कॉपी किया। हमने कहा 200 यूनिट बिजली गरीब लोगों को हम लोग देंगे, तो उन्होंने 125 कर दिया। तो खैर वो 125 किए हैं, जब हम सरकार में आए तो हम 200 करेंगे। अभी हम बिहार के जनता कहेंगे कि 125 का मजा लीजिए। हमने कहा कि बुजुर्ग को पेंशन हम लोग 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, तो इन्होंने भी अभी कॉपी करके और 1100 कर दिए हैं। तो खैर ये भी हमारी ही जीत है। उसी तरीके से मान योजना को लेकर हम लोगों ने घोषणा किया। मोदी जी ने उसके बदले में 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी बांट रहे हैं। तो 10,000 रुपया में बताइए कहाँ पे उद्योग होने वाला है। आप पूरा रूल को ताक पे रख के और काम कर रहे हैं। तो खैर वो सब ठीक है और बिहार के जनता से यही अपील करेंगे कि अगर आपको लगता है, खास करके माता बहन से, कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में उत्थान करने के लिए 10,000 रुपया दिया है, तो निश्चित तौर पे आप अमित शाह मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए सोचिए। और आपके दिल में अगर लगे कि ये सिर्फ वोट के लिए पैसा दिया है, तो निश्चित तौर पे उनको
वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे राज्य में जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब से हमको संविधान बनाया, गरीब पिछड़ा के साथ हमेशा इसी तरीके से शोषण हुआ। हम लोगों को लोग पैसा देकर, दारू देकर, मुर्गा देकर हम लोगों का वोट लेते रहा है। इस बार हम लोगों ने देश में हर लोगों को जागरूक हम लोगों ने किया कि अपने बच्चे का भविष्य 500 रुपया में और दारू को बोतल में बेचना नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को जागरूक किया, और ये लोग रात के अंधेरे में आके पैसा बांटकर और किसी गांव में गरीब पिछड़ा दलित के बस्ती में जाकर वोट लेने का हमेशा काम किया है। लेकिन हमारे लोग जब जागरूक हो गए तो यही काम जो अनलीगल तरीके से कर रहे थे वो अभी लीगल तरीके से कर रहे थे। अभी से पहले जो नेता ब्लैक मनी चोरी करके रखते थे, कमाते थे 5 साल, और फिर लास्ट आवर में उनको अपना खजाना खोलना होता था, गरीब लोगों को देना पड़ता था, तो वो इस बार नहीं करके इस बार सरकार का ही खजाना खोल दिए हैं, यानी कि अनलीगल काम कर रहे हैं लीगल तरीके से। तो खैर, बिहार के जनता, युवा सभी लोग समझ रहे हैं, और इस बार बिहार में नीतीश कुमार जी का विदाई तय है, बदलाव होना तय है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है, और 20 साल हो चुका है, और नीतीश जी अस्वस्थ भी है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से वो बोलते हैं, किस तरीके से करते हैं, और वो कोई ये नहीं है। वो ऐसे जगह पे हम भी पहुंचेंगे, उम्र में एक उम्र का पड़ाव होता है, उसमें इंसान के साथ ऐसा होता है। कल हमारे साथ भी होगा। हमें सिर्फ फिक्र ये है कि हम हमेशा नीतीश जी को अपना आदरणीय माने हैं, हमेशा मानते रहेंगे, पूजनीय है। गरीब पिछड़ा दलित का बात हमेशा उठाते रहे। ये बात अलग है कि बीजेपी के गोद में है तो अभी वो सब चीज से दूर है, लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने काम किया तो हम लोगों ने उनको हमेशा अपना नेता माना है। आगे हमारा यही फिक्र है कि उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर करे, उपचार कराए, और नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे कि आपने जो पारी खेलना था वो खेल ही लिए हैं। अभी आपके विचार को लेकर, चाहे वो मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो या तेजस्वी, यही लोग लेकर बढ़ेंगे। ये बीजेपी वाला कभी आपके विचार को आगे नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप अब रिटायरमेंट लीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनवाइए। अच्छा, वीआईपी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में कितने सीटों की मांग कर रही है? देखिए, मांग तो करना क्या है। देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं और सब पार्टी के पास अधिकार है 243 सीट लड़ने का, और चुनाव आयोग के वेबसाइट पे या चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है। हम लोग आपस में एक चर्चा करते हैं, क्योंकि सब पार्टी के पास अपना कुछ न कुछ ताकत होता है, और हमारा मानना है कि हम। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि आज से बिहार कांग्रेस ने एक श्रृंखला की शुरुआत की जिसका नाम 20 साल 20 सवाल है। हर दिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता बिहार से जुड़े मुद्दे पर 20 साल डबल इंजन की सरकार से सवाल करेंगे, और उन्होंने कहा कि उससे जनता की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। शुरुआत की है जिसका नाम है 20 साल 20 सवाल। हर दिन पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत व्यक्ति बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, रोजी रोजगार, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बिहार के लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर मौजूदा तथाकथित बीमार, बेकार डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में क्या किए हैं, उससे सवाल जो है पूछे जाएंगे जनता की तरफ से, आपके माध्यम से जनता के लिए। आज का जो मूल विषय है, जो पहला सवाल है, उस पे हम पूरे सबूत के साथ आपके माध्यम से सरकार को भी और बिहार के करोड़ों लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन चोर है, वो सरकार मुनाफाखोर है, वो सरकार बचत चोर है, वह सरकार बिहार के धन संसाधन को प्रधानमंत्री जी के दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। अदानी जी के वारे न्यारे हैं, तमाम देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, खान खदान उनकी झोली में पहुंचाने के बाद जो फकीर कहते थे कि झोला उठा करके चले जाएंगे, अब जो है बिहार की बारी है। प्रधानमंत्री जी के दोस्त के वारे न्यारे हैं, अदानी जी ने बिहार में भी पांव पसारे हैं, और ये हम सबूत के साथ बोल रहे हैं। बिना सबूत का कोई बात हम लोग नहीं करते हैं। प्रश्न ये है कि बिहार में
अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1000 एकड़ जमीन जो है भागलपुर में पीरपैती में आवंटित कर दी गई। इससे 3 महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। पहला, बड़े जोर जोर से गला फाड़ करके केंद्र की सरकार ने कहा कि हम बिहार को हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहे हैं और पावर प्लांट बनाने के लिए जो 21,000 करोड़ आवंटित किए गए उस प्रोजेक्ट को सरकार जो है वापस ले ली और प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं वो प्रोजेक्ट जो है उनको सौंप दिया गया है। मतलब वह जो हजारों करोड़ बिहार को पैकेज देने की बात की जा रही थी वह सिर्फ और सिर्फ प्रचार था, बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला है। दूसरा जो विषय है कि यह जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पावर प्लांट की, असल में इसकी शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान हुई थी। भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ था और उस वक्त ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के ये प्रोजेक्ट बनाना था। मौजूदा केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्त इस प्रोजेक्ट के संबंध में जो राज्य सरकार की भूमिका थी वो तो राज्य सरकार ने निभाई, लेकिन जो बजट आवंटित किया गया था जिसका बहुत प्रचार किया गया था उस बजट से केंद्र की सरकार ने हाथ खींच लिया। और जब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको सिलसिलेवार ढंग से आप देखेंगे तो इस बजट में इस प्रोजेक्ट में जितना अंबानी जी खर्च करने का प्रॉमिस, अदानी जी माफ कीजिएगा, क्या करें दोनों एक ही हैं, बड़ा नाम मिलता जुलता है। अदानी जी कह रहे हैं कि हम 25,000 करोड़ में जो है ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और सरकार जो है उसके पास भी 21,000 करोड़ आवंटित था। पहला प्रश्न ये है इस प्रोजेक्ट से संबंधित, फिर ये प्रोजेक्ट जो है अदानी जी को क्यों दे दिया गया। दूसरा प्रश्न ये है, एक असेसमेंट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट से कुल 1 लाख करोड़ का मुनाफा होना है, बचत होना है 1 लाख करोड़ का। ये 1 लाख करोड़ अब बिहार के लोगों की झोली में नहीं पहुंचेगा, ये 1 लाख करोड़ जो है प्रधानमंत्री जी के दोस्त के तिजोरी में पहुंचेगा। तीसरा बिंदु जो है कि फिक्स रेट पर यही अदानी जी दूसरे राज्यों में 3 रुपए प्रति यूनिट, 3.5 रुपए प्रति यूनिट में जो है ठेका ले रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट इनको मिल रहा है। बिहार में अभी अभी इनको 6 रुपए प्रति यूनिट से जो है उससे भी ज्यादा ये ठेका इनको मिला है। अगर ये 5 रुपए प्रति यूनिट से भी मिलता तो लगभग बिहार को 56,000 करोड़ रुपए की बचत होती। 56,000 करोड़। सवाल यह है कि मनमाने रेट पे, प्रति यूनिट मनमाने रेट पे यह प्रोजेक्ट अदानी जी को क्यों दिया गया है। तो 3 विषय है हमारे सामने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग की बैठक के बाद कहा कि भाजपा ने 1 या 2 चरण में चुनाव करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बुर्का पहनने महिलाओं की पहचान के लिए महिला अधिकारियों द्वारा फोटो मिलन करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा दलित बहुत क्षेत्रों में पारामिलिट्री फोर्स का परेड और डिप्यूटेशन करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि उनके वोट को लूटा नहीं जा सके।
डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि भाजपा का मानना है कि चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने के 28 दिनों के भीतर मतदान कराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को फॉर्म 17C भरवाने के लिए निर्देश देना चाहिए ताकि आगे कोई समस्या ना हो। चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ SMS के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ CCTV कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में, तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है
चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव आयोग की बैठक में बिहार में विधानसभा चुनाव एक चरण में कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है, इसके लिए एक फेज में चुनाव संभव है। संजय झा ने आयोग द्वारा SAR कार्यों की सराहना करते हुए कहा, बिहार में मतदाता सूची में सुधार हुआ और राज्य चुनाव के बाद मिसाल पेश करेगा। साथ ही उन्होंने हर बूथ पर पार्लियामेंट्री फोर्स की तैनाती की मांग की ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। अच्छा, चुनाव आयोग की ओर से और क्या आप लोगों से कहा गया है? कुछ बातें की गई हैं? नहीं, और तो नहीं कुछ कहा गया। हम लोगों ने अपनी बात रखी, धन्यवाद दिया कि SIR पे चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया और इसमें जो बोगस वोटर थे उनका नाम हटा और बिहार देश को भी रोशनी दिखाएगा SIR के मामले में। और तीसरा हम लोगों ने ये कहा कि हर एक बूथ को में पैरामिलिट्री फोर्स रहे, उसको मैंड करें इस चीज़ को। और छठ आने वाला है तो छठ में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे सीजनल वर्कर हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हो तो छठ के बाद जितना जल्दी इलेक्शन हो सके। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी शुरू कर दी, NDA की क्या तैयारी? सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। कहाँ हो गया बंटवारा? और पार्टी में हो गया क्या? इलेक्शन अनाउंस हुआ है क्या अभी? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आने वाले 48 घंटे के दौरान बिहार के सभी जिलों में आंधी तूफान चलने, तेज बारिश होने और ठनका गिरने की संभावना है। इस दौरान 3 जिलों में भयंकर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 5 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश, कई जिलों में अति भारी बारिश और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने और ठनका गिरने की भी बात कही है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बिहार के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसमें मधुबनी, दरभंगा और वैशाली शामिल हैं। इन जिलों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इन जिलों में सारण, मुजफ्फरपुर और सुपौल का नाम शामिल है। इन जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है। 6 जिलों के अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, समस्तीपुर, मुंगेर समेत कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।